हेलो, मैं हूं मोहम्मद आमिर राना सिक्योरिटी मैटर्स के एक और प्रोग्राम के साथ। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सवाल क्या है, ये है आज हमारा मौजू। और इस सवाल ने जन्म लिया हमारे पिछले प्रोग्राम से, जिसने एक थोड़ा तनाज़ा खड़ा किया एक ख़त के हवाले से जो फरीद मेंगल ने लिखा था, जिसमें कुछ हमसे कोताही हुई। लेकिन उस ख़त ने और वर्ड और खुजदार के लोगों से जो बात हुई, तो उसने हमें इस प्रोग्राम के लिए जो है वो ट्रिगर किया कि इस मौजू के ऊपर बात की जाए कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सवाल है क्या। और सरदार अख्तर जान मेंगल के मुतल्लिक जो प्रोग्राम था वो बड़ा अहम था। और ये उसी सवाल से जुड़ा हुआ है जो हमने पिछले प्रोग्राम में किया था। और वो सरदार साहब की अपनी सियासत, जो उनकी सियासी जमात जो है वो एक बहरानी कैफियत से गुजर रही है। उनके एक भाई बड़े अरसे से लश्कर बलूचिस्तान एक मज़ाहमती तहरीक को लीड कर रहे हैं। उनके साहबजादे के मतलब उनके इलाके के बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि वो रियासत के करीब जाना चाहते हैं या करीब हो चुके हुए हैं। तो ये तीन रुझान जो हैं सरदार साहब के, हाँ, उनकी सियासत में, उनके ख़ानदान के मसाइल के अंदर, और उनके पूरा जो कबीला है मेंगल कबीला, और फिर उनकी मुखासमत शफीक मेंगल के साथ, जिसके ऊपर भी पिछले दिनों मजीद ब्रिगेड ने खुदकुश हमला किया, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है और उससे आम आदमी मुतासिर हो रहा है। अगरचे फरीद मेंगल ने कहा कि उनके गुजारिशात के ऊपर सरदार साहब ने जो है वो नोटिस लिया है और कुछ मसाइल हल हुए, लेकिन वर्ड बाज़ार के मसाइल बेशक हल हुए होंगे, लेकिन सवाल अपनी जगह पे अहम है कि बलूचिस्तान का असल सवाल है क्या। ये सरदार साहब की सियासत, क्या ये एक कबायली निज़ाम को बचाने की सियासत है? क्या ये एक कौम परस्ती की सियासत है? क्या ये बलोच के हकूक़ की सियासत है? सरदार साहब पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में थे। उन्होंने पीटीआई के ज़ेर एहतमाम एक बलूचिस्तान बहरान के ऊपर कॉन्फ्रेंस की सदारत भी की, और उसके बाद उन्होंने अपने जो कौमी असम्बली से की रुकनीत के दौरान जो चेक थे, रकम थी, उसका एक चेक बल्कि जो है वो वापस किया। उसके बाद ज़ाहिर है कि उनकी शान में बहुत कसीदे पढ़े गए, और बनता भी था, क्योंकि सरदार साहब की ये बड़ी प्रिंसिपल पोजीशन रही है। लेकिन सरदार साहब का एक अच्छा ज़ाती करैक्टर, जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है पाकिस्तान के की सिविल सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया के अंदर, पंजाब की, लाहौर की इंटेलिजेंशिया के अंदर, क्या एक अच्छा सरदार, ये हमने पिछले प्रोग्राम में भी पूछा था, क्या ये अच्छा सरदार क्या आपके हकूक़ की ज़मानत भी दे सकता है? वो उसकी पर्सनल ज़ाती खूबी, क्या वो आपके हकूक़ की ज़मानत भी दे सकती है या नहीं? या वो अ, चाहता है कि वो जिस कबायली निज़ाम की बात करता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए? कबायलियत क्या है? ये इससे जुड़ा हुआ पहला ज़िमनी सवाल है। और कबायली जो निज़ाम है, उसमें सबसे बड़ी कबाहत ये है कि वो आपको एक बड़ी महदूद फ़िक्र का नुक्ता नज़र अख्तियार करने पे मजबूर करता है। और वो सोचता है कि मेरे खून का रिश्ता कौन-सा है, मेरे रिश्तेदार कौन हैं, मेरे कबीले वाला कौन है। वो कबायली तनाज़ुर में ही, शनाख्त के हवाले से ही चीज़ों को देखता और पहचानना शुरू करता है, और उससे बाहर उसको हर चीज़ अदर नज़र आती है, यानी दीगर नज़र आते हैं। और जब दीगर के बारे में जब कई शेड उसके हो सकते हैं, कि एक से आपको थ्रेट फ़ील होती है, वो आप उसको दुश्मन लगता है। कुछ सिक्को आप जो है वो ग्रे एरियाज़ के अंदर रखते हैं, लेकिन फिर भी उससे कहीं न कहीं पे थ्रेटन फ़ील करते हैं। कबाइलियत के ऊपर बात करेंगे, और कबाइलियत के सामने जो चैलेंज है बलूचिस्तान की सोसाइटी में, जो दूसरा ज़िमनी सवाल वो है कि जो वहाँ पे इस वक्त निज़ाम हुक्मरानी है, गवर्नेंस का सिस्टम है, वो क्या है? क्या ये एक आमराना मिजाज का एक निज़ाम हुकूमत है, अथॉरिटेरियन सिस्टम है? फिर ये क्या ये जो बलूचिस्तान के इस वक्त हुकूमत के अंदर एक्टर हैं, जिसमें 2 पार्टियों की हुकूमत है, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की, और ये दोनों पार्टीज़ एक पंजाब में और सिंध के अंदर है,
क्या ये पार्टियां एक अक्सरियती माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती हैं, और अक्सरियत का माइंडसेट बलूचिस्तान के अंदर कैसे मसाइल पैदा कर रहा है या उनके हल के अंदर कोई मदद कर रहा है? तो ये एक तीसरा सवाल जिसको हम ज़िमनी सवाल है, जिसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, और इक्वेशन वही पे जाके जुड़ेगी कि सरदार साहब की फैमिली के साथ क्या। लेकिन इन सारी चीज़ों में ये 3 हमने आपके सामने ज़िमनी सवाल रखे कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सवाल क्या है, और ज़िमनी उसके 3 सवाल। लेकिन अहम बात ये है, और जो पिछले प्रोग्राम में भी हुई थी, वो है मारूजियत यानी ऑब्जेक्टिविटी। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। और जब कहीं पे बहरान हो, कहीं पे तसादुम हो, कहीं पे जंग हो, तो जो सबसे पहला खून होता है वो सच का होता है, और ऑब्जेक्टिविटी बुनियादी तौर पे सच ही होती है, उसके शेड हैं। और वो तकाजा करती है कि आप गैर जानिबदार रहें, वो आप हकाइक के ऊपर बात करें, आपके पास सबूत अच्छे हों, इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर आप बात कर रहे हों। और यही पिछले प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज़ें जो फ़रीद मेंगल साहब की आइडेंटिटी के मुतालिक कुछ शुबहात पैदा हुए, तो यही एक सवाल भी उठा था। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी सबसे पहले कुर्बान होती है, और उसमें फिर वो हमें हमारे नुक्ता नज़र को धुंधला देती है, हमारे देखने के चीज़ों को समझने को बड़ा महदूद कर देती है, जब हम ऑब्जेक्टिविटी जो है उसको कंप्रोमाइज़ करती है। और जब हम मारूसियत को यानी गैर जानिबदारियत को तर्क कर देते हैं, बेशक आपकी सियासी तरबियत बीएस से हुई हो, कॉम्प्रेस जमातों में हुई हो, किसी मजहबी जमात में हुई हो, मेन स्ट्रीम जमात में हुई हो, फिर आपके अंदर एक एहसास जन्म लेता है कि आप महरूम हैं, आप मजलूम हैं। और मजलूमियत के अंदर का भी एक नेगेटिव पहलू ये है कि ये आपके सोचने और समझने की सलाहियतों को महदूद करता है, और उसमें आपको एक ऐसी ग्रुप थिंकिंग के ऊपर मजबूर करता है जो आपको एक ख़ास किस्म के रेडिकल आइडियाज़ की तरफ लेके जाते हैं। रेडिकलिज़्म कई इसकी फॉर्म्स हैं, कुछ फॉर्म्स के अंदर ये अच्छा भी होता है, कुछ फॉर्म्स के अंदर ये बुरा भी होता है। बुरा उस वक्त हो जाता है जब ये वायलेंस की तरफ जाना शुरू करता है। अच्छा ये उस वक्त होता है जब आपको ये सोचने पे मजबूर करता है कि आप अपने हकूक़ के लिए, अपने जैसे लोगों के हकूक़ के लिए, वो खा वो बलोच हों, सिंधी हों, पख्तून हों, अफ़गान हों, ईरानी हों, अफ्रीकी हों, एशियन हों, यूरोपी हों, उस पैराडाइम के अंदर आपको लेके जाए, और आप चीज़ों को देखना, महसूस करना, एक बड़ा ही ब्रॉडर एम्पैथी के साथ चीज़ों को देखना शुरू करें। तो ये तो एक मज़लूमियत जो है, एक बड़ा एक ऐसा इस पूरे नुक्ते नज़र को महदूद कर देती है। और बलूचिस्तान के अंदर भी जहाँ पे क्राइसिस आता है, तो मज़लूमियत का एहसास पैदा होता है, और एक बड़ी महदूद किस्म की आपका नुक्ते नज़र बनता है। और बलूचिस्तान के तनाजुर के अंदर चूँकि अभी तक कबाइलियत के असरात हैं, और ये जितना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है बलूचिस्तान का, ये सारे का सारा अपनी असल में कबाइली है। बेशक भुट्टो साहब ने 76 में सरदारी निज़ाम ख़त्म किया था, लेकिन सरदारी निज़ाम चल रहा है, और सरदारी निज़ाम रियासत की सरपरस्ती में चल रहा है। और इसके अंदर कुछ सरदार ऐसे हैं जो जब सरकार के साथ नहीं होते, हुकूमत में नहीं होते, तो तब उनको लगता है कि उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की गई है। उनमें से कुछ सरदार जो हैं वो उनको कैटेगराइज़ करते हैं कि ये अच्छे सरदार हैं। उसमें नवाब अकबर बुक्टी साहब का, बुक्टी ट्राइब्स का, खैर बुक्शमरी साहब का, मेंगल साहब का, ये 3 बड़े ट्राइब्स के बारे में कहा जाता है, ये अच्छे सरदार हैं। लेकिन कबाइलियत इट्सेल्फ, वो हम बात कर रहे हैं कि आपके नुक्ते नज़र को महदूद करती है, और एक बड़ी सियासी नुक्ते नज़र को आपसे छीन लेती है, ये सबसे बड़ा। तो सरदार साहब हों और कोई और सरदार हों, अच्छे हों, अच्छे सरदारों की बात कर रहे हैं, तो वो देखना ये पड़ेगा, क्या उनकी फ़िक्र के अंदर अपने कबीले को, अपने एक कबायली सोच को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, एक कबायली निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उनकी जद्दोजहद है, नुक्ते नज़र है, या वो एक ब्रॉडर हकूक़ की तहरीक को लेके चल रहे हैं? अगर वो एक वसी हकूक़ की तहरीक को लेके चल रहे हैं,
تو پھر اس میں کیا انہوں نے اپنے اس کریڈینشل سے جو جمہوریت کے اور یہ پورے حقوق کی تحریک کے منافی ہیں ان سے برات کا اعلان یعنی ان سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے کہ آج سے میں آ، کسی سرداری نظام کے حق میں نہیں ہوں، کوئی میرے ہاں کوئی جرگہ نہیں ہوگا، کوئی بیٹھک نہیں ہوگی، کوئی دربار نہیں سجے گا، بلکہ میں اپنے تمام قبیلے کے افراد کو اپنے جیسا ایکول لیول کا فرد سمجھوں گا، اور یہ جو فیصلہ سازی کچھ لوگوں نے مجھے تفویض کی تھی، یہ حق جو ہے وہ میں ریاست کو، ریاست کے اداروں کو دے دوں گا، کیونکہ یہ قبائلیت چلتی ہے ایک متوازی نظام کے اوپر، اور وہ کھڑی بھی ہوتی ہے کہ ہم فوری انصاف ہم دیں گے، اور یہ کچھ معاملوں کے اندر فوری انصاف ہو بھی جاتا ہے، لیکن انصاف جو ہے ایک بڑا ایک لمبا پروسیس ہے، اور یہ قبائلیت اس کے اوپر کھڑی بھی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ وسائل میں طے نہیں کروں گا، بلکہ لوگ خود طے کریں گے کہ ان کو کون سا پیشہ اختیار کرنا ہے، کہاں پہ اپنی دکان بنانی ہے، کہاں سے پراپرٹی خریدنی ہے، کہاں پہ جائیداد بیچنی ہے۔ یہ کیا کوئی بھی سردار، خاص طور پہ ہم مینگل صاحب کی بات نہیں کر رہے، تمام سرداروں کے لیے جو ریاست کی طرف ہیں، جو ریاست کے ساتھ نہیں ہیں، ان سب کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے، اور بہت سارے سردار اپنی سیاسی جماعت، ایک دور کے اندر جمہوری وطن پارٹی تھی بگٹی صاحب کی، وہ بھی ایک خاص نقطۂ نظر کو، قبائلیت کو ساتھ لے کے چلتی تھی۔ نیشنل پارٹی ڈاکٹر مالک صاحب بزنجو صاحب، یہ ایک ایسی قوم پرست جماعت ہے جس نے اپنے آپ کو اس قبائلیت سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا، اور چونکہ بلوچستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جب بنی، وہ ایک قبائلی نظام کے خلاف تھی، تو یہ اس تحریک سے اٹھ کے سامنے آئی، لیکن نیشنل پارٹی نے بھی وقتاً فوقتاً سرداروں کے ساتھ معاہدے کیے، اتحاد کیا، اپنی پارٹی میں بھی لے کے آئے، بلکہ ایک وہ تو ان کے ایک ایم این اے صاحب جو خضدار سے، انہوں نے شفیق مینگل، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مسلح دفاع تحریک چلاتے ہیں، وہ اینٹی انسرجنس، اور ریاست کے بہاف کے اوپر ان کو کہا جاتا ہے، اور مسنگ پرسن توتک والی انسیڈنٹ کے اندر بھی وہ شامل رہے۔ تو نیشنل پارٹی کسی حد تک ایک ایسا ایکٹر ہے جس نے اپنے آپ کو ایک خالصاً سیاسی اور قوم پرست جماعت کے اوپر سامنے لائی۔ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ حاصل بزنجو صاحب کی سیاست کیا تھی، ڈاکٹر مالک بلوچ کی سیاست کیا ہے، وہ کتنی کامیاب ہے، کتنی نہیں، اور کیا بلوچستان کے اندر جو بحران ہے اس میں کہیں پہ ان کا بھی قصور اور ان کا بھی ایک حصہ ہے۔ جو اچھے سردار ہیں، جو ریاست کے سردار ہیں، وہ ان کو تو ریاست ہمیشہ اچھا سمجھتی ہے، اور پھر تیسرا ایکٹر جو ہے وہ بلوچستان کی سوسائٹی کے اندر نکلا، اور وہ نکلا ہے مسنگ پرسنس کے ایشو سے، کیونکہ جو بلوچستان میں ایک شناخت کا مسئلہ رہا ہے، وسائل کا مسئلہ رہا ہے، یہ ساحل اور وسائل کا ایک سیاسی نعرہ تھا، اور وہ ابھی بھی ہے، اور اس نے ایک بلوچ سیاست کو رخ دیا، اور ایک قوم پرست سیاست کو رخ دیا۔ تو یہ ایک جو سینٹیمنٹ ہے قوم پرست، اس کے دو شیڈز ہمیشہ سے رہے ہیں، ایک وائلنٹ شیڈ رہا ہے، اور ابھی وہ خاصا اس نے جڑیں پکڑ لی ہیں، اور وہ بلوچ انسرجنسی ہے بلوچستان کے اندر، اس کے کئی شیڈ ہیں، بی ایل اے، بی ایل ایف، پراس، لشکر بلوچستان، بی آر جی، اور یہ مسلح جتھے ہیں، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ جو وسائل ہیں، اور یہ حقوق ہیں، سیاسی حقوق ہیں، یہ ہم مسلح جہد و جہد سے حاصل کریں گے، اور یہ علیحدگی کی تحریکیں بن چکی بھی ہیں، یہ ایک، لیکن اس کے درمیان میں بی وائی سی مسنگ پرسنز کی تحریکیں ہیں، اور حق دو تحریک ہے جو گوادر میں اٹھی تھی، وہ معاشی حقوق کی تحریک تھی، اس میں پھر ایک شیڈ شامل ہوا سیاست کا، اور مولوی ہدایت الرحمن نے اس کو جماعت اسلامی کو جا کے جو ہے گروی رکھ دیا، بلکہ اس کی زنبیل میں ڈال دیا، تو وہ ایک معاشی حقوق کی تحریک تھی، وہاں پہ اٹھی، اور وہ خاصی کامیاب رہی، اور بی وائی سی مسنگ پرسنس کے ایشو تھی، اور یہ اس نے ایک سول موومنٹ، اس کے اوپر ہم نے ایک
महारंग बलोच के ऊपर जो ख़ास प्रोग्राम किया था, उसमें उसके ऊपर बात की थी। तो ये वो शेड्स हैं जो नाकामी का इजहार करती हैं तीन इदारों का। जब हक दो तहरीक थी, BYC, सबसे पहले ये रियासत जो बलूचिस्तान में एक ख़ास आमराना जहन के तहत चलाई जाती है, जिसका जो सिविलियन पार्ट है, जो बज़ाहिर मुंतखब होके आने वाली हुकूमत, वज़ीर आला और उनकी कैबिनेट और पूरा जो मशीनरी है, वो उसका वो इसकी ज़िम्मेदार है। बहुत सारे सिक्योरिटी के इदारे इसके अंदर ज़िम्मेदार हैं। इसमें कबायली सरदार ज़िम्मेदार हैं, वो जो बेशक रियासत के साथ हैं और रियासत के साथ नहीं हैं। और इसमें कौम परस्त जमातें हैं, जो लोगों की आवाज़ बनने के बजाय वो BYC की तरह मिसिंग पर्सन्स के इशू को अच्छे तरीके से उठाने के बजाय उसने कंप्रोमाइज़ेज़ किए और मसले को दबाया। सरदार अख्तर जान मेंगल ने कई बार इस मसले को उठाया, लेकिन इतनी बड़ी तहरीक उसकी नहीं बना सके जितनी शिद्दत से BYC ने बनाया। तो कौम परस्त की सियासत जो है, उसके ज़वाल की बहुत सारी वजूहात हैं। नेशनल पार्टी कहती है कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, लेकिन सरदार अख्तर जान मेंगल की पार्टी अपने रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन में पार्टी तो है, लेकिन जमहूरी उस मानों में नहीं है अगर उसका नेशनल पार्टी के साथ तकाबुल किया जाए। इसलिए कभी उनके MP उनके बागी हो जाते हैं, कभी उनके सेनेटर और MNA उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वोट देते हैं। तो ये एक क्राइसिस सरदारी निज़ाम की पार्टीज़ के अंदर तो फिर ये रहेगा, क्योंकि उनके क्रेडेंशियल ही डेमोक्रेटिक नहीं है, उनके क्रेडेंशियल ही कबायली क्रेडेंशियल है। और हम सिर्फ़ इसलिए सरदार साहब को पसंद किए जाते हैं कि वो बड़ी अच्छी बात करते हैं, हकूक़ की बात करते हैं, बहुत अच्छे मुकर्रर हैं। ये एक अपनी जगह के ऊपर इशू है, लेकिन जो क्राइसिस है वो कौम परस्त भी उसमें ज़िम्मेदार हैं। जो मिसिंग पर्सन्स का, माशी हकूक़ का, उसके लिए इन्होंने उस तरीके से सिविल सोसाइटी को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया, मोबिलाइज़ नहीं किया। और इसके अंदर जो है वहाँ की इंटेलिजेंसिया भी एक ज़िम्मेदार है बलूचिस्तान की, जो रही है हमेशा लेफ़्ट लीनिंग रही है। लेफ़्ट लीनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अभी भी वो पुराने जो फ़िलॉसफ़र हैं, उनके साथ ही जुड़े रहें। वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। जितने भी तरक्की पसंद हैं, पूरा मार्क्स से लेके माओ ज़ेडुंग और ग्रामची और फैनन है, और ये अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन तरक्की जो है दानिश की, फ़लसफ़े की, सियासी निज़ामों की बहुत आगे चल चुकी हुई है। उनको भी देखने की ज़हमत नहीं की। उसने उसको इंटेलिजेंसिया ने जो कौम परस्त तहरीकें थी उनको जामिद कर दिया। उनको वहाँ पे अभी तक लगता है कि 70s और 80s में खड़ी हुई हैं। कोई नया ख़्याल, नया आइडिया नहीं है कौम परस्त सियासत के पास। और जब ये नहीं है, तो इसलिए भी ये BLA और BLM ब्रास मज़बूत है, क्योंकि इनकी पूरी ख़ास तौर के ऊपर BLF की सारा फ़िलॉसफ़ी, सियासी नज़रिया वो लेफ़्ट के ऊपर है। और वो सारा लेफ़्ट जो अभी 70s और 80s तक की लेफ़्ट है, ऐसे लगता है कि ये पूरी बलोच मुसल्लह जो तहरीक है, वो 70s 80s की फ़िलॉसफ़ी के अंदर फँसी हुई है, उसे आगे उसने नहीं देखा। उसकी अफ़ादियत अपनी जगह, डीकोलोनाइज़ेशन के ऊपर, कोलोनाइज़ेशन के ऊपर जो थीसिस हैं, वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, एडवर्ड सईद से लेके नोम चॉम्स्की हों, पिछले वाले हों। लेकिन ये कि उसने एक सियासी अमल को महमेज़ नहीं किया। तो सवाल आज के बलोच नौजवान के लिए बात को मुख्तसर करते हैं, वो तो यही है, क्या हकूक़ के लिए तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया जाए? क्योंकि इस वक्त इस नारे में अट्रैक्शन है, और उसकी अपील ज़्यादा है। और अपील इसलिए है क्योंकि रियासत का नैरेटिव कमज़ोर है, वो उसको अपनी तरफ नहीं लेके आ रहा। रियासत की पॉलिसियाँ उसको रियासत के साथ नहीं जोड़ रही। उसने जो नुमाइंदे जो हुकूमत लेके आते हैं, वो लोगों के साथ जुड़ी हुई नहीं है। कौम परस्त जमातें अपने
उस फ़िक्र की सियासी जद्दोजहद को 2 सतहों के ऊपर सियासी जद्दोजहद नहीं कर पाई हैं प्रॉपर बलूचिस्तान में, और ना ही सियासी फ़िक्र को परवान चढ़ा सकी हैं। वहाँ की इंटेलिजेंसिया भी बड़ी ज़िम्मेदार है इसमें, ख़ास तौर बलोच, और मज़हबी जमातें भी अपनी जगह के ऊपर हैं कि मज़हबी जमातें पाकिस्तान भर में और वहाँ पे भी ख़ासी वो उन्होंने मुफ़ाद परस्ती का मुज़ाहरा किया है। एक्सप्लेन करने के लिए कुछ स्लाइड्स हमने तय की हैं, और रियासत के लिए सबसे बड़ा तो इम्तिहान और सवाल ये है कि वो बलोच को एक शहरी समझना कब शुरू करेगी, वो उसको सब्जेक्ट क्यों समझती है। रियासत तो वैसे पंजाब के शहरी को भी मुकम्मल शहरी नहीं समझती, कई कई सतहों के ऊपर उसको भी सब्जेक्ट समझती है। केपी के पश्तून को भी सब्जेक्ट समझती है, लेकिन वो सिंध के हों, कश्मीर के हों, और हाँ बलोच ख़ास तौर के ऊपर, वो उसको कि हाँ ये एहसास खासा ज़्यादा है शनाख्त को लेके, तो उसको एक शहरी क्यों नहीं समझा जाता। रियासत के लिए अहम सवाल ये है कि वो एक ऐसी शहरियत तश्कील क्यों नहीं दे सकी पूरे पाकिस्तान में, गवादर से लेके स्कर्दू और खपलू तक, और खुंजराब से लेके कराची तक, कि जो एक कोहेरेंस क्रिएट करती, एक शहरियत तश्कील देती। वो क्यों सबको एक ही लाठी से हाँकना चाहती है, और उसकी वजह ये है कि एक कबायली निज़ाम है बलूचिस्तान में, जिसमें वहाँ की कौमपरस्त सियासत, वहाँ का सरदार, और वही कबायली निज़ाम रियासत के साथ है। वही कुछ उस कबायली निज़ाम की कुछ शाखें वहाँ की कौमपरस्त सियासत की तश्कील में काम कर रही हैं। अ, और उसके बाद फिर वो जो निज़ाम है, ये आप स्लाइड देख रहे हैं, अथॉरिटेरियन स्टाइल का पूरे पाकिस्तान में जो निज़ाम है, और बल्कि अब तो रियासत को कहा जा रहा है हार्ड स्टेट बन रही है, इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये इसका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि वो कहती है कि ये जो मेरा नज़रिया है और रियासत है, रियासत से वफादारी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके नज़दीक शहरियत इम्पोर्टेंट नहीं होती, जो एक नेशन स्टेट में एक डेमोक्रेसी के अंदर इम्पोर्टेंट होती है, और बल्कि उसका कलीदी किरदार उसका उसके अंदर होता है। फिर ये कि बलूचिस्तान के हालात बाकी पाकिस्तान से मुख्तलिफ है, ख़ास तौर के ऊपर पंजाब के अंदर, चूँकि वो सबसे बड़ा सूबा है, बल्कि दुनिया का आबादी के एतबार से 12वाँ बड़ा मुल्क बनता है, अगर पंजाब को मुल्क तस्वर किया जाए, तो वो चूँकि अक्सरियत है, और अक्सरियत का माइंडसेट जो है वो माइनॉरिटी के हकूक़ की हिफाज़त नहीं करता, और अभी उसका जो मेजॉरिटी का माइंडसेट है उसके 2 शेड्स हैं। एक वो जो अथॉरिटेरियन रजीम के साथ है, वो पीएमएलएन है, जो भी है पीपल्स पार्टी है, और एक वो है जो पॉपुलिस्ट है, जो कहता है जी कि हम तो ठीक हैं लेकिन निज़ाम ख़राब है, यानी वी आर प्योर सिस्टम इज़ करप्ट। ये जो स्लोगन है, ये पॉपुलिज़्म की बेस है, और वो पीटीआई उसको रिफ्लेक्ट करती है। और जब वो पॉपुलिज्म का नारा लगाते हैं लोग कि वी आर प्योर सिस्टम इज करप्ट, तो वो फिर एक जुड़त पैदा कर लेता है मार्जिनलाइज लोगों के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ बात करता है। लेकिन जो पीटीआई की तहरीक, उसने बलूचिस्तान कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन कोई इंट्रेंच नहीं कर पाई अपने आप को इन तहरीकों के साथ, बलूचिस्तान में हो, आज़ाद कश्मीर में हो, तो वो उसका एक थोड़ा-सा वीक पॉइंट है, उसकी हम बहस के अंदर नहीं जाएँगे। तो ये 4 निज़ाम स्लाइड्स आप देख रहे हैं, कबायली निज़ाम, और फिर अथॉरिटेरियन सिस्टम, फिर ये अक्सरियती ज़हनियत किस तरह से है, वो बलोच के मसले को, उसकी शनाख्त के मसले को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो उससे इससे भी ख़ाइफ़ होती है कि बलोच अपने आप को बलोच क्यों कहता है? बलोची हम कहते हैं तो इसमें क्या गुनाह है? अगर यही सवाल किसी टर्क से कहा जाए कि आपको तुर्की कहा करें, तुर्क ना कहा करें। अफ़गान को कहें कि हम आपको अफ़गानी कहा करें, जो वहाँ की करेंसी है। किसी को उज़्बक को कहें कि तुम उज़्बकी हो, उज़्बकी जो है वो एक तकरीबन गाली है। तो ये चीज़ें समझना ख़ासा मुश्किल है, और ख़ास एक माइंडसेट है पंजाबी
اکثریت کا، جس میں اردو اسپیکنگ ہے کراچی کے اور پختون اب کے پی کے شامل ہو گئے ہیں، ایک اجتماعی اکثریت کا ذہن اس نے تشکیل دیا ہے، جس میں بڑا حصہ بہرحال پنجابی کا ہے۔ تو اس میں ان سارے جو شیڈز ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ بے شک پاپولزم ہو، اچھی بہتر فارم ہے، جمہوریت کے قریب ہے، جمہوریت سے نکلی ہے، جمہوریت کی بگڑی ہوئی شکل ہے، لیکن یہ قبائلیت ہو، یہ امرانہ طرز اتھارٹیرین حکومت ہو، اکثریتی ذہن ہو، ان کی اپنی اپنی کنسٹرینس ہیں، اور یہ بلوچستان کے اندر آ کے انہوں نے ایک کنورج ہو کے مسئلے کو خاصا کمپلیکس کر دیا ہے۔ اس میں ایک بلوچ نوجوان کو اب سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنی جڑت جو ہے وہ قبائلی سردار کے ساتھ رکھے، اچھے سردار کے ساتھ رکھے، برے سردار کے ساتھ رکھے، ایک ایسے سردار کے ساتھ رکھے جس کے ساتھ جڑنے سے اس کو نوکری ملے گی، اس کو فائدہ ملے گا، کیا اس کے ساتھ وہ اپنی مذہبی جماعت کے ساتھ کسی کو اپنے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرے، بی ایس او کے ساتھ کرے، کسی انٹیلیجنشیا کے ساتھ کرے؟ تو یہ ایک بڑے کلیدی سوال ہیں جو ان سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں دونوں ریاست اور ریاست کے باقی جو ادارے ہیں، یہ سیاست اور انٹیلیجنشیا، سب کا فیلیور ہے۔ اور اس میں ہم بات کرتے ہیں آبجیکٹیوٹی کی، معروضیت کی، تو آبجیکٹیوٹی تو قربان ہو چکی ہوئی ہے، اور آبجیکٹیوٹی قربان ہو چکی ہو تو آپ ہر اس آواز کو پسند کرتے ہیں جو آپ کے احساس کے قریب ہو، بے شک آبجیکٹیو ہو یا نہ ہو۔ آپ کو لگتا ہے یہ آبجیکٹیو ہے، یہ ریشنل بات کر رہا ہے، اور ہماری ایڈیٹوریل پالیسی یہ ہے کہ ہم نے آبجیکٹیوٹی کے ساتھ رہنا ہے، وہ خواہ آپ کے جذبات کی تشفی کرے یا نہ کرے، آپ کے نقطہ نظر کی تشفی کرے یا نہ کرے، ہم جو ہے وہ آبجیکٹیوٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ آبجیکٹیوٹی کی بہت ساری فارمز ہیں، یہ معروضیت، غیر جانبداریت، اور دوسرا یہ کہ اس سیکورٹی میٹرز ود عامر رانا کی ایک اور ایڈیٹوریل پالیسی یہ ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ نان وائلنٹ موومنٹس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو وائلنٹ موومنٹس ہیں ان کے طریقہ کار کے خلاف ہیں، وہ کسی طریقے سے بھی جسٹیفائی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ خاص طور کے اوپر 1999 سے لے کے ابھی تک ایک چیز کے اوپر جس کے لیے میں نے جد و جہد کی اور جس کے لیے لکھا، ہر فورم پہ بات کی، دنیا کے ہر فورم پہ بات کی، وہ تشدد کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، وائلنس کی کسی بھی صورت کے خلاف، کیونکہ آپ کے پاس ہر وقت ایک سیاسی جد و جہد کا رستہ موجود ہے، اور سیاسی جد و جہد بھی جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور پرتشدد جو تحریکیں ہیں وہ زیادہ آسان ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، اور لیکن ایک لمبی لڑائی لڑنے کے لیے آپ کا زندہ رہنا بڑا ضروری ہے، اور اس میں تو آپ کے پاس شیڈ بھی ہے، بی وائی سی کی ہے، وائس فار مسنگ پرسنس کی ہے، آپ خود ایک تحریک بنا سکتے ہیں، اور بہت سارے ایسے نوجوان جو فرید مینگل جیسے نوجوان ہیں، کوئی گوادر میں ہے، کوئی خضدار میں ہے، پنجگور میں ہے، نصیر آباد میں ہے، یہ سب مل کے ایک سول رائٹس کی موومنٹ، جو پورا پوٹینشل مہرنگ بلوچ کے اندر بھی ہے، سپیس موجود ہے ایک غیر متشدد تحریک کو شروع کرنے کے لیے اپنے حقوق کی، وہ بلوچستان میں بھی ہے، جو کشمیر کے اندر بھی نان وائلنٹ چل رہی ہے، اور یہ وہ آسان نہیں ہوتی، جیسے پوری ایک جبر ہے کشمیر کے اندر جیک کے اوپر، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اوپر، بی وائی سی کی لیڈرشپ کے اوپر جو ان کو سزائیں دی گئی، یہ بھی کوئی آسان رستہ نہیں، لیکن یہی رستہ ہے۔ ریاست آپ کو کہتی رہے گی، ریاست کے کچھ ادارے کہتے رہیں گے کہ یہ تو تخریب کار ہیں، یہ تو فورسز آف سبورژن ہے، یہ تو باہر کے ایجنٹ ہیں، یہ تو پہاڑ والوں کے ساتھ ہیں، لیکن جو لانگ لاسٹنگ جد و جہد ہے وہ نان وائلنٹ ہی ہے۔ یہ ہماری ایڈیٹوریل اپروچ ہے، یہ آپ کو پسند آئے یا نہ آئے۔ تشدد کا جو بھی ایکٹر ہے، وہ انسرجنس ہو، وہ دہشت گرد ہو، وہ ملیٹنٹ ہو، وہ مذہبی ایجنڈا رکھتا ہو، وہ لیفٹ کا ایجنڈا رکھتا ہو، وہ کسی طریقے سے جسٹیفائڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا مہذب ہے، مہذب دنیا، مہذب ان دا سینس کہ ایک مہذب تہذیب کے سفر کے
आगे की तरफ ये जारी है, उसमें यूएन के चार्टर्ड हैं, बहुत फिलॉसफी का इतना काम हो चुका हुआ है, हर डिसिप्लिन के अंदर सियासत से लेके समाज, माशरत, सिविल कोड, सब के ऊपर इतना काम है, उसको आगे लेके जाना है। पीछे का सफ़र जो है, वो कौमों को तबाह कर देता है, बहुत पीछे ले जाता है। और ये सबक बलोच के लिए भी है, ये पाकिस्तान के लिए भी है, ये पंजाब के लिए भी, केपी के लिए भी, खैबर पख्तूनख्वा के, सिंध के लिए भी, कि आगे बढ़ना है तो सफ़र को वहाँ से शुरू करना पड़ेगा जहाँ पे फ़िक्र आज पहुँच चुकी है, सियासी निज़ाम हो चुके हैं, इसी में हम सब की बका है। और ये कि नॉन वायलेंट जितनी मूवमेंट हैं हम उनके साथ हैं, उनकी आवाज़ हैं, और जो भी वायलेंस की आवाज़ है हम कभी उसकी आवाज़ के साथ आवाज़ नहीं मिला सकते। उसका नुक्ते नज़र जो भी हो, उसकी उठान जो भी हो, उसके पीछे नज़रिया जो भी हो, वायलेंस के किसी भी फॉर्म के, किसी भी नज़रिए के इजहार के, हम उसके साथ नहीं हैं। ये था आज का सिक्योरिटी मैटर। और इसमें आपने देख लिया होगा कि ये कबायली निज़ाम इस वक्त किस शिकस्तो रेख से जारी है, और कैसे वो अच्छा सरदार भी वो एक ऐसे समाज की तश्कील में रुकावट बना हुआ है जो एक फ़िक्र को, एक सियासत को आगे लेके जाए। और बुरा सरदार तो खड़ा ही ऐसी क़ुव्वतों के साथ है जो उस निज़ाम को प्रोटेक्ट कर रही है, और रियासत उसके साथ खड़ी हुई है। तो सोचिए, जानिए, और कोशिश कीजिए कि ऑब्जेक्टिव रहें अपनी सोच में, फ़िक्र में। और वो बात मैं कर रहा हूँ, कोई भी बात कर रहा हो, उस पूरी बात को देखें, समझें, उसको क्रिटिसाइज़ करें, जो बात आपको पसंद आए उसको रख लें, जो पसंद नहीं आए उसके ऊपर आप अपना क्रिटिकल डिस्कोर्स करें, कन्वे करें। जहाँ पे हमें गलती लगेगी हम उसका के लिए ज़रूर माज़रत करेंगे। तो ये था आज का सिक्योरिटी मैटर।